वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन इन्वॉल्विंग कार्बन नाइट्रोजन सिस्टम कंप्लीट किया था। और इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन सिस्टम और ऑक्सीडेशन इन्वॉल्विंग कार्बन सल्फर सिस्टम। सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन सिस्टम की अगर हम बात कर लेते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन सिस्टम में क्या होता है। सबसे पहले तो हमारे पास ऑक्सीडेटिव ओ डी अल्काइलेशन होती है, यानी कि जो डी अल्काइलेशन हम ऊपर पूरी पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो हमने जर्नल मैकेनिज्म बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था, वही यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, इसलिए नाम में भी हम एन डी अल्काइलेशन की जगह ओ डी अल्काइलेशन कह रहे हैं। बाकी पूरा जो जर्नल प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सेम है, जो कि अभी हम आगे देख भी लेंगे। अगर हम कार्बन ऑक्सीजन सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ज्यादातर ईथर्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि ये जो आपको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है ये ईथर है, तो सबसे ज्यादा हमारे पास यही इन्वॉल्व होते हैं। ईथर होता क्या है? ईथर बेसिकली ये होता है कि आपके पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के एक तरफ आपके पास कार्बन मौजूद हो और दूसरी तरफ आपके पास अगर कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो उसे आप कहते हैं कि ये ईथर है। तो यहाँ पे अगर हम कार्बन ऑक्सीजन सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा हमें फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है वो ईथर ही देखने को मिलता है। अच्छा, अगर अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे होती है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो कार्बन हाइड्रोक्सिलेशन होती है। कार्बन हाइड्रोक्सिलेशन में आपको पता है कि क्या होता है। कार्बन हाइड्रोक्सिलेशन में सबसे पहले अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन का होना इंपॉर्टेंट है। अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होता है? जो कि हीट्रो एटम के बिल्कुल बराबर वाला होता है। अब हमारे पास अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन मौजूद है, हमें कार्बन हाइड्रोक्सिलेशन करनी है, तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये सबसे पहले रिप्लेस हो जाएगा OH से। जब ये OH से रिप्लेस हो जाएगा तो क्या होगा कि कार्बन अपना बॉन्ड ऑक्सीजन से ब्रेक कर लेगा और ऊपर वाले ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना लेगा। और ये जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है इसके पास जो ये हाइड्रोजन एटम है, ये वाला हाइड्रोजन एटम इस हीट्रो एटम के पास आ जाएगा, जो कि इन दिस केस ऑक्सीजन ही है। यानी कि एक ऑक्सीजन के पास से हाइड्रोजन जो है वो दूसरे ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। और जब हमारे पास ये कार्बन हाइड्रोक्सिलेशन होगी तो हमारे पास या तो हेमी एसिटल फॉर्मेशन होगी या तो हेमी कीटन की फॉर्मेशन होगी। इसका क्या मतलब है कि हेमी एसिटल की फॉर्मेशन हो रही है या हेमी कीटन की फॉर्मेशन हो रही है? तो इसका ये मतलब है यहाँ पे, इसका ये इसका ये मतलब है कि अगर यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद होगा, तो जब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये एल्डिहाइड बन रहा है। एल्डिहाइड बन रहा है यानी कि हेमी एसिटल की फॉर्मेशन हो रही है। और अगर एंड प्रोडक्ट हमारे पास कीटोन का होगा तो उसका मतलब है कि हमारे पास हेमी कीटन की फॉर्मेशन हो रही है। ये चीज हमें कैसे पता चलेगी? ऐसे पता चलेगी कि अगर इधर और इधर फंक्शनल ग्रुप ऐड है तो इसका मतलब है हेमी कीटल बन रहा है, और अगर एक जगह भी हाइड्रोजन ऐड है तो इसका मतलब है कि हमारे पास हेमी एसिटल की फॉर्मेशन है। खैर, हमारे पास ऊपर जो है वो क्या बन रहा था? ऊपर हमारे पास कार्बोलामाइन बन रहा था, यहाँ पे हमारे पास हेमी एसिटल या हेमी कीटल बन गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में जब ये कार्बन और ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो है उसने एक तो बॉन्ड अपने फंक्शनल ग्रुप के साथ बनाया हुआ है, दूसरा बॉन्ड जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ बना के हमारे पास अल्कोहल या फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन के ये हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है। और जो दूसरी साइड है वहां पे हमारे पास कोई ना कोई
कार्बोनाइल मोइटी आ जाएगी, यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद और इसमें क्या लिखा हुआ है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि हमारे पास स्मॉल अल्काइल ग्रुप जैसे कि मिथाइल या इथाइल जो है, अगर वो ऑक्सीजन से अटैच होते हैं तो वो फौरन से डीअल्काइलेट हो जाते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे पास पूरा प्रोसेस हुआ है, ये डीअल्काइलेशन का प्रोसेस हुआ है, जैसे कि हमने स्टार्ट में भी पढ़ा कि ओ डीअल्काइलेशन होती है। ओ डीअल्काइलेशन होने के लिए जरूरी है कि ये जो कार्बन एटम है, ये मिथाइल इथाइल ऐसे छोटे अल्काइल ग्रुप्स हों, ताकि इजीली डीअल्काइलेशन जो है वो हो सके। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे ईथर ग्रुप अटैच है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक तरफ ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है और दूसरी तरफ जो है वो कार्बन अटैच है। तो होगा क्या, यही ऊपर वाला पूरा जर्नल मैकेनिज्म फॉलो होते हुए एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा कि फंक्शनल ग्रुप के बराबर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैच हो गया और यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड की अलग से फॉर्मेशन हो गई। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड कैसे फॉर्म हुआ उसकी एग्जांपल है। अगर अब हम इस एग्जांपल की बात करते हैं तो इस एग्जांपल में भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये पूरा ईथर ग्रुप मौजूद है। यहाँ पे जो ईथर ग्रुप था इसमें CH3 अटैच था, यानी मिथाइल ग्रुप अटैच था, और यहाँ CH2CH3 अटैच है, यानी कि इथाइल ग्रुप अटैच है। जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा कि मिथाइल या इथाइल होना चाहिए, तो ये मिथाइल की एग्जाम्पल थी और अब ये इथाइल ग्रुप की एग्जाम्पल है। ये इथाइल ग्रुप अटैच है, होगा क्या, वही ऊपर वाले जर्नल मैकेनिज्म के तहत ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा और ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये यहाँ पे अलग से एल्डिहाइड फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड एग्जाम्पल है वो ये है। थर्ड एग्जाम्पल में भी देखें, यहाँ पे हमारे पास CH3O अटैच है, तो यहाँ पे ही हमारे पास एरो भी गिवन है कि यहाँ पे हमारे पास हो सकती है ओ डीअल्काइलेशन। ऐसे ही प्राजोसिन की एग्जांपल में यहाँ पे भी डीअल्काइलेशन हो सकती है और यहाँ पे भी डीअल्काइलेशन हो सकती है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो रिंग के साथ तो कोई ओ अटैच नहीं है, लेकिन ये जो एलिफेटिक चेन है यहाँ पे ये ईथर का ग्रुप मौजूद है, तो एलिफेटिक चेन में भी अगर ईथर का ग्रुप मौजूद हो तो यहाँ पे डीअल्काइलेशन हो सकती है। और इसके अलावा ये क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ये भी ओ के साथ ही अटैच है, लेकिन ये क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप है तो यहाँ पे डीअल्काइलेशन नहीं होगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि मिथाइल या इथाइल ग्रुप पे ही डीअल्काइलेशन होती है। अब यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज हैं, इधर इधर और इधर, इन तीनों जगह पे डीअल्काइलेशन हो सकती है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इस ग्रुप की तो यहाँ पे भी इस साइड इधर और इधर, इन तीनों जगहों पे पॉसिबल है कि डीअल्काइलेशन हो सकती है। मतलब अगर हमें डिफरेंट मेटाबोलाइट्स बनाने हो तो हम तीन मेटाबोलाइट्स बना सकते हैं इस एग्जांपल के। एक मेटाबोलाइट में यहाँ डीअल्काइलेशन करवाएंगे, एक में यहाँ करवा देंगे और एक में यहाँ करवा देंगे। तो ऑक्सीडेशन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन सिस्टम इतना ही था। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन इन्वॉल्विंग कार्बन सल्फर सिस्टम की। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्विंग कार्बन कार्बन सल्फर सिस्टम जो है उसमें हमारे पास कार्बन और सल्फर के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, एस डीअल्काइलेशन हो सकती है, एस डीसल्फ्यूरेशन हो सकती है और एस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो सकते हैं। यानी तीन किस्म के रिएक्शंस हैं जो कि हमें यहाँ कार्बन सल्फर सिस्टम में देखने होंगे। कौन कौन से, एस डीअल्काइलेशन, एस डीसल्फ्यूरेशन और एस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो पहले दो प्रोसेस हैं, यानी कि जो एस डीअल्काइलेशन और एस डीसल्फ्यूरेशन के प्रोसेस हैं, उसमें हमारे पास ऑक्सीडेटिव कार्बन सल्फर बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्व होता है। और एस डीअल्काइलेशन जो है वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे ऊपर ओ डीअल्काइलेशन या उससे पहले हमने एन डीअल्काइलेशन पढ़ा, यानी कि सबसे पहले उसमें हाइड्रोक्सिलेशन होती है और फिर फर्दर सारी चीजें होती हैं। सही है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एस ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हैं, तो इसमें कार्बन का कोई लेना देना नहीं होता एस ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में, क्योंकि शायद हमने पढ़ा था कि हीट्रो एटम पे अगर डायरेक्टली ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो तभी होती है जब हीट्रो एटम का कार्बन के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ होता है। तो एस पे यानी कि हीट्रो एटम पे डायरेक्टली भी ऑक्सीडेशन हो सकती है और कार्बन और सल्फर के बॉन्ड के जरिए एस डी अल्काइलेशन भी हो सकती है और डीसल्फ्यूरेशन भी हो सकती है। कैसे होती है उसके जर्नल मैकेनिज्म अभी हम नीचे देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमें ये भी पता है कि जो सल्फर की ड्रग्स हैं वो क्योंकि हम बहुत कम लेते हैं, बहुत कम मेडिसिन में सल्फर इन्वॉल्व होता है, इसलिए एस डी अल्काइलेशन जो है वो ह्यूमन में बहुत ज्यादा लिमिटेड है, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग मेडिसिन हम बहुत कम लेते हैं और
हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि एस डी अल्काइलेशन जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, क्योंकि बहुत कम नंबर ऑफ सल्फर कंटेनिंग मेडिसिन जो है वो हम लेते हैं, और उसके बाद जो मेडिसिन हम ले भी रहे हैं तो उसमें एस ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, डी सल्फ्यूरेशन भी हो सकती है, और एस डी अल्काइलेशन भी हो सकती है। तो अगर हम कंपेयर करें कि हमारी बॉडी में ओ डी अल्काइलेशन ज्यादा हो रही है या एन डी अल्काइलेशन ज्यादा हो रही है या एस डी अल्काइलेशन ज्यादा हो रही है, तो जो सबसे कम है वो एस डी अल्काइलेशन है। और उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह तो जाहिर है ये कि हम बहुत कम मेडिसिन ले रहे हैं, और दूसरी वजह ये है कि हमारे पास कार्बन सल्फर सिस्टम में तीन रिएक्शंस मौजूद हैं। तो उन तीनों में से अल्काइलेशन की बारी कब आएगी, वो इस वजह से भी बहुत कम हमारी बॉडी में ये वाला एक्शन परफॉर्म होता है। अच्छा, उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारे पास ये है कि कि डीसल्फ्यूरेशन क्या होता है। डीसल्फ्यूरेशन डीअल्काइलेशन क्या होता है वो तो हमें पता चल गया। ऑक्सीडेशन क्या होता है वो भी पता चल गया कि डायरेक्टली सल्फर पे आके अगर ऑक्सीडेशन होगी वो एस ऑक्सीडेशन कहलाएगी। डीसल्फ्यूरेशन क्या होती है कि अगर कहीं कार्बन सल्फर का डबल बॉन्ड बना हुआ है, उसको हम कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर देंगे तो वो डीसल्फ्यूरेशन कहलाएगी। अब ये यहाँ पे जर्नल मैकेनिज्म्स बने हुए हैं एस डी अल्काइलेशन का। ये सल्फर और कार्बन का बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन होगी, और हाइड्रोक्सिलेशन होने के बाद कार्बन और सल्फर का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा था उस पूरे प्रोसेस के तहत एक हमें मेटाबोलाइट मिल जाएगा जिसमें सल्फर मौजूद होगा, और एक हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा। ये एस डी अल्काइलेशन है। एस ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एस ऑक्सीडेशन में एस के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन आ जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एक और ऑक्सीजन आके अपना डबल बॉन्ड बना के एस के साथ यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यानी कि दो स्टेप्स हैं इस ऑक्सीडेशन के। पहले में एक ऑक्सीजन आएगा और वो डबल बॉन्ड बनाएगा, और दूसरे स्टेप में जो है वो दूसरा हमारे पास सल्फर के पास एक ऑक्सीजन आएगा और वो अपना भी डबल बॉन्ड बना लेगा। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमारे पास जो बनेगा कंपाउंड उसका नाम है सल्फोक्साइड, और जो सेकंड हमारे पास स्टेप है उसमें हमारे पास सल्फोन की फॉर्मेशन होगी। यानी अगर एस डबल बॉन्ड ओ है तो वो सल्फोक्साइड है, और अगर एस के साथ दो ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो वो सल्फोन है। ये हमारे पास इनके नाम है, सल्फोक्साइड और सल्फोन। अगर हम अब डीसल्फ्यूरेशन की बात करते हैं तो डीसल्फ्यूरेशन में सिंपली क्या होता है कि डबल बॉन्ड एस जो है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, डबल बॉन्ड ओ से रिप्लेस हो जाता है। ये इसके जर्नल मैकेनिज्म्स थे, और अब इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले डीमिथाइलेशन हो सकती है। ये डीमिथाइलेशन का मेटाबोलाइट बना, और यहाँ पे ये हमारे पास हो गई डीमिथाइलेशन, और यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बना हुआ है, यहाँ पे ये हमारे पास सल्फ ऑक्साइड बना हुआ है, और सल्फ ऑक्साइड के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास सल्फोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सल्फोन की फॉर्मेशन होने का क्या मतलब है, सल्फोन की फॉर्मेशन होने का ये मतलब है कि एक और ऑक्सीजन आके अपना बॉन्ड सल्फर के साथ बना लेगा। तो ये सल्फ ऑक्साइड था और ये यहाँ पे आके सल्फोन मेटाबोलाइट बन गया, तो ये नीचे लिखा हुआ भी है। एक और एग्जाम्पल है जिसमें सल्फ ऑक्साइड बना हुआ है और वो सल्फोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ डीमिथाइलेशन हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि डबल बॉन्ड एस जो है उसकी जगह डबल बॉन्ड ओ आके डीसल्फ्यूरेशन भी हो सकती है। यहाँ पे भी हमारे पास डी अल्काइलेशन हो सकती है। इसके बाद हमारे पास हम और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, डीसल्फ्यूरेशन हो सकती है, जो कि यहाँ पे करके भी दिखाई हुई है। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी डीसल्फ्यूरेशन हो सकती है, यानी कि डबल बॉन्ड एस की जगह डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, जो कि यहाँ करके दिखाया हुआ है। और नीचे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना हुआ है, सल्फ ऑक्साइड बना हुआ है, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा सल्फोन में। अच्छा, अगर सल्फर ने किसी भी और एटम के साथ अदर देन ऑक्सीजन किसी एटम के साथ अगर डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो फिर हम एस को किससे चेंज कर सकते हैं, ओ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर एस ने पहले ही ओ के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है यानी सल्फ ऑक्साइड बनाया हुआ है तो उसे फिर हम किस में चेंज करते हैं, सल्फोन में चेंज करते हैं। और अच्छा, एक और चीज क्या है, एक और चीज ये है कि ये जो एस है, यहाँ पे ये एक एस था तो वो
पहले सल्फोक्साइड में कन्वर्ट हुआ और फिर वो सल्फोन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे भी ये एस मौजूद है, तो ये भी पहले सल्फोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और फिर ये सल्फोन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये ऊपर वाले एस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं या नीचे वाले एस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे क्या हो सकती है कि ये जो पूरा कंपाउंड है इसकी यहाँ से डीअल्काइलेशन भी हो सकती है, यानी ये CH3 जो है ये ब्रेक डाउन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे ये ऊपर हुआ हुआ था इधर, जैसे इधर हुआ हुआ था, या फिर जैसे इधर हुआ हुआ था, इस तरीके से हमारे पास नीचे भी डीअल्काइलेशन या डीमेथाइलेशन जो भी बोले वो हो सकती है। तो ये तीन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पे आके हमारे पास जो ऑक्सीडेशन है वो कंप्लीट हो गया है। बस एक ये लास्ट चीज बतानी थी कि टर्शरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस और सेकेंडरी अमाइंस को जब हम देखते हैं या अमाइड्स को देखते हैं, और ये मैं एलिफेटिक की बात कर रही हूँ, तो टर्शरी अमाइंस हमें पता है कि एंटी करवाते हैं, सेकेंडरी अमाइंस दोनों करवाते हैं और प्राइमरी अमाइंस डीअमाइनेशन करवाते हैं। लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन और हाइड्रोक्सिलेशन की बात करें, तो ऊपर जो हमने बहुत जगह पढ़ा उसे हम यहाँ समराइज करें कि टर्शरी अमाइंस में सिर्फ एन ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि टर्शरी अमाइंस में हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता तो एन हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो सकती। सेकेंडरी अमाइंस में दोनों चीजें होती हैं और प्राइमरी अमाइन में भी दोनों चीजें होती हैं। लेकिन सेकेंडरी अमाइन में जो है वो एन हाइड्रोक्सिलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एन ऑक्सीडेशन, जबकि प्राइमरी अमाइन में दोनों चीजों के इक्वल चांसेस होते हैं। और अगर हम एरोमेटिक अमाइन की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो पूरी वही चीज है जो कि ऊपर एलिफेटिक में थी वही एरोमेटिक में है, लेकिन इस तरफ अगर हम देखते हैं तो टर्शरी अमाइंस एंड डीअल्काइलेशन करवा रहे हैं, सेकेंडरी अमाइन दोनों चीजें करवा रही हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी अगर हम एरोमेटिक अमाइंस की बात करते हैं तो एरोमेटिक अमाइंस में जैसे हमने पढ़ा था कि एरोमेटिक और एलिफेटिक की सारी चीजें सेम होती हैं, तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। लेकिन अगर हम इस तरफ आते हैं तो टर्शरी अमाइंस एंड डीअल्काइलेशन करवा रहे हैं, सिमिलर है, सेकेंडरी अमाइन दोनों रिएक्शंस करवा रहे हैं। बट प्राइमरी अमाइंस जो हैं वो ना तो डीअल्काइलेशन करवाएंगे ना डीअमाइनेशन। डीअल्काइलेशन क्यों नहीं करवा रहे? डीअल्काइलेशन तो इसलिए नहीं करवा रहे कि अल्काइल ग्रुप्स है ही नहीं। और डीअमाइनेशन क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग है, और एरोमेटिक रिंग होने का ये मतलब है कि इस तरीके से ये एक रिंग होगी और इसके ऊपर अमाइन जो है वो अटैच होगा। तो अमाइन जो है वो जब रिंग के साथ अटैच है तो वो बहुत स्टेबल है, तो इसलिए वो डीअमाइनेशन की कॉज नहीं करवाएगा। और इसलिए प्राइमरी अमाइन में क्या होता है, डायरेक्टली एन ऑक्सीडेशन होती है और यहाँ पे कोई भी डीअमाइनेशन नहीं होती है। तो यहाँ पे आके हमारे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप लोग पूछ लीजिएगा, अगर समझ आ गया तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।